हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर एक वर्णभेद के एक अगली कड़ी में जो अलग अलग जिह्वा, ओष्ठ, मुख के आकृति पे जो बोला जाता है, जो स्वर बोले जाते हैं, उसकी बात करेंगे। अभी हम जो वर्णभेद है, अभी स्वरों को ही, आज स्वर को जैसे जैसे स्वरों का क्रम बढ़ता चला जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि जब तक स्वर खत्म नहीं होगा तब तक हम व्यंजन पे नहीं आएंगे। हम चाहते हैं कि स्वरों के एक एक चीज़ जो स्वरों से रिलेटेड होती हैं आप उस चीज़ को जानें। ये जो वर्णभेद जो ऊपर दिख रहा है वर्णभेद, उसके अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिकों को लेके चले आ रहे हैं कि धीरे धीरे ये वर्णभेद खत्म हो और आपको अधिक से अधिक नॉलेज होगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठे और आपको सफलता मिले। तो इस सफलता को लेने के लिए अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और हमारी नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा। ठीक, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, सबसे ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा व्यूअर मिलेंगे, ये सब करना पड़ेगा। आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए हमारे चैनल के माध्यम से भाई। और बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट के माध्यम से भी हमारा ऊर्जा बढ़ाइए, इससे हमको मनोबल मिलता है और हम नई ऊर्जा के साथ आपके साथ आते हैं भाई। जल्दी से जल्दी अब वीडियो को शेयर करिए, जल्द से जल्द जितने लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते हैं। अब बात करते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा यानी जीभ, जिह्वा, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये ऐसे स्वर होते हैं जो जीभ की सहायता से, बिना जीभ की सहायता से ये नहीं बोले जा सकते हैं। इनको भी कई उपरूपों में बांटा गया है। इनको कितने उपरूपों में बांटा गया है? जिह्वा के आधार पर, चाहे जीभ के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण किया गया है। कितने रूपों में बांटा गया है भाई? जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से, जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण किया गया है स्वरों का, वो कितने रूपों में बांटे गए हैं? ऑप्शन मैं बता रहा हूं, 2, 3, 4, 5। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2, 3, 4, 5। आप इसके हिसाब से उत्तर बताइए कितने रूपों में बांटा गया है। जिह्वा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है बताइए? 3 रूपों में। 3 रूपों में इसको बांटा गया है। वो 3 रूप कौन कौन से है? पहला है अग्र, अग्रभाग। क्या है? अग्रभाग। ये अग्रभाग होता क्या है? जो स्वर आपके जिह्वा के अग्रभाग से, जिह्वा का ये नोक है ना सबसे आगे वाला, इसके आधार पर बोले जाते हैं। इसका ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यानी जिह्वा का जो सबसे आगे का आधार होता है, जिह्वा का जो सबसे आगे का भाग होता है, उस आधार पर बोले जाते हैं, उसको अग्रभाग कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं जो जिह्वा के आधार पर बोले जाते हैं, जो जिह्वा के आधार के अग्रभाग पे बोले जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला एक स्वर ई हो गया। अब क्या लिख दूं? जल्दी बताइए, अब क्या लिखूं? जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। ई, ई। अब क्या लिखूं? जल्दी बताइए, आप ही बताएंगे। हमारे जो होनहार स्टूडेंट हैं, आगे के जो वर्ण हैं स्वरों के, वो बताइए इसके आगे क्या लिखूं मैं? अग्रभाग के आगे 2 तो मुझे दिख रहे हैं, अब मैंने लिख दिया है ई, 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 जो थोड़े से झटके में बोली जाती है, उसके लिए अग्रभाग जिह्वा का आगे का हिस्सा प्रयोग किया जाता है। और ये ईंख वाली ईख वाली कह रहे हैं, जो ई, इमली वाली ई जो है, इसको भी बोलने में जिह्वा का अग्रभाग ही प्रयोग हो रहा है। तो दोनों को जब हम बोल लेते हैं तो ये तो है नहीं कि अग्रभाग में सिर्फ 2 ही स्वर आते हैं
और भी स्वर आते हैं, थोड़ा सा चेक कर लीजिए, बोल के अपने आप बोल के देख लीजिए कि जो स्वरों की संख्या 11 है, 11 में से कौन सा ऐसा वर्ण दिख रहा है हमको कि जो जिह्वे का अग्रभाग का प्रयोग कर रहे हैं। भाई ए और ए, ये कुल कितने हुए? कुल 4। ठीक, ये कुल 4 वर्ण हुए। ये कुल कितने हुए? 4 वर्ण। ये जिह्वा के आधार पे अग्रभाग के अंतर्गत ई ए ए ई ई ए ये 4 हैं जो जिह्वा के अग्रभाग पे बोले जाते हैं। अब क्या है? ख, इसका ख मध्य भाग। मध्य भाग कौन से हैं भाई? मध्य भाग कौन कौन से हैं? मध्य भाग कौन कौन से हैं? स्वरों के कौन से वो वर्ण हैं जो मध्य भाग से बोले जाते हैं? मतलब जिह्वा के न आगे से न पीछे से, एकदम बीच का वो स्पॉट पकड़ के रखे हैं, इसीलिए उसको मध्य भाग कहा जा रहा है। ये हेडिंग देख रहे होंगे, जिह्वा, यानी जिह्वा की ही बात चल रही है, ये जिह्वा के अंतर्गत ही चल रहे हैं। तो जीभ के जो मध्य भाग से बोले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा स्वर है? वो कौन सा स्वर है? जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। प्रदीप बताओ जल्दी। अखिलेश तुम शांत शांत क्यों बैठे हो? तुम भी देखो, जल्दी बताओ। जो मध्य भाग से बोले जाते हैं भाई, वो इकलौता एक ही वर्ण है, उसका नाम क्या है? अ। ठीक, ये एक ही वर्ण है, इकलौता कौन सा है? अ ही ऐसा वर्ण है जो जिह्वा के मध्य भाग से बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। जो भाग लिखा गया है तीन ना, इसका तीसरा पॉइंट पश्च, मतलब पीछे वाला भाग, पश्च भाग। पश्च भाग के अंतर्गत कौन कौन से वो वर्ण आ जाएंगे देख लीजिए। पश्च भाग आपको जानने की जरूरत नहीं है, पश्च भाग जानने की जरूरत नहीं। कैसे? अगर ये दोनों आपको पता रहे तो कैसे आप तीसरा पकड़ लेंगे कि तीसरे के अंतर्गत वही चीजें आएंगी? अगर 2 पता है तो तीसरा भी आपको इन दोनों को देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक, इन दोनों में से देखिए, ये चीजें तो यहां आ गई, ये चीजें यहां आ गई। अब इसमें से देखिए कि कौन सा स्वर मिसिंग दिख रहा है, कौन सा स्वर मिसिंग दिख रहा है। जो भी स्वर मिसिंग दिख रहा है वो यहां आ जाएगा ऋषि को छोड़ के, ऋषि को छोड़ के। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 5 हो गए ना। ऋषि को छोड़ दिया गया तो कितने वर्ण बचे? जो स्वरों की संख्या कितनी बची? 5 ही बची। मैंने कहा ऋषि को छोड़ दिया जाएगा पश्च भाग में, ऋषि को छोड़ दिया जाएगा पश्च भाग में। बाकी कितने वर्ण बचे हैं? 5। पांचों स्वरों को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ जो लिखा हुआ है, जो बच रहे हैं इसके अलावा, वो यहाँ लिख दीजिए। कौन कौन सा देखिए? अ है ही, अ के बाद क्या आता है? आ आता है, आ आता है, ई है ही, ए है ही। ठीक, तो देखिए ये वाला ऊ हो गया, उल्लू वाला, और ऊन वाला, और क्या छूटा है? ओ और औ। ये कुल कितने हुए वर्ण? ये वर्णों की संख्या कितनी हुई? 5 हो गई। मैंने कहा कि अग्रभाग के अंतर्गत ये 4 आते हैं। यहाँ संख्या देखिए, अभी मैंने लिख दिया कि अगर संख्या आपको पता रहे तो भी आप क्लियर बता सकें। कोई प्रश्नों में सिर्फ संख्या ही पूछ दे कि अग्रभाग में कितने वर्ण आते हैं, कितने स्वरों के वर्ण आते हैं, तो आप कह सकें 4। मध्य भाग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, कौन से स्वर आते हैं, तो आप कह सकें 1। और जो पश्च भाग है उसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, कितनी संख्या होती है, तो आप कह सकें 5। वो पांचों कौन कौन से हैं? जो इन दोनों से छूट जाए वो पांचों ये हैं। सिर्फ ऋषि की ही काउंट जिह्वा के अंतर्गत नहीं होती है। ऋषि जो होता है वर्ण, स्वर, वर्ण, वो कभी भी जिह्वा के अंतर्गत काउंट नहीं होता है। काउंट कितने हुए? 5 5 10। एक छूट रहा है। स्वरों की संख्या क्या होती है? 11। वो ऋषि बस छूट रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं अगले वाले की, अगले वाले का मुखाकृति। जो अगली हेडिंग होगी, यहां से जिह्वा हटा देंगे और यहां यही लिख देंगे मुखाकृति। मुखाकृति
मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो उसकी संख्या कितनी है। जो मुख की आकृति, बोलते वक्त मेरी मुख से कभी हंसी आती है, कभी मैं सीरियस होता हूँ, कभी अपनी बात एकदम सामान्य तरह से कहता चला जा रहा होता है। देख लीजिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरे चेहरे की जो एक्सप्रेशन है वो बहुत प्रकार के होती चली जा रही है। तो उसी के आधार पर ये कह रहा है कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जब हुआ है तो उसकी संख्या कितनी है। प्रश्न आपसे यही एग्जाम में पूछ दे कि मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो कितना है। उत्तर बताइए जल्दी। वो है 4, उसकी संख्या 4 है। एक एक करके मैं बात करते हुए चलूंगा, एक एक की, जिससे आपको जो भी चीजें क्लियर होती चले। यहाँ चारों लिख दूंगा, आप कंफ्यूज होने लग रहे हैं, देख रहे हैं हम। आप चारों लिख दे रहा हूं, मैं किसमें का समझा रहा हूं, आप कंफ्यूज होने लग रहे हैं। एक एक की मैं चर्चा करते चलूंगा। इसमें कहूंगा कि पहला जो है समवृत्त स्वर। समवृत्त स्वर क्या है? समवृत्त स्वर होता क्या है? समवृत्त ये मुखाकृति के आधार पर बोले जाते हैं। समान वृत्त, समान क्या कहते हैं? मुख बोलने में जो होता है ना, जो मुख होता है बोलने में कम खुलता है। जो मुख का कहा जाता है, जो मुख होता है हमारा वो बोलने में कम खुलता है। जो मुख है हमारा बोलने में कम खुलता है उसको समवृत्त कहते हैं। समान वृत्त मतलब मुख हम बोल रहे हैं तो खोलने में हमारा, देखिए कभी मुंह बहुत तेज खुल रहा है, कहीं कम खुल रहा है, वो मुख जो होता है इसमें कम खुलता है। तो लिख सकते हैं मुख कम खुलता है। इसको लिख सकते हैं। इसका अर्थ, समवृत्त का स्वर का अर्थ होगा इसमें, इस वर्ण में मुख कम खुलता है। तो वो कौन कौन से स्वर हैं जिसको बोलने में हमारे मुंह का जो ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है मुख, वो कम खुलता है, बोलने में इसको कम खुलता है। एक वर्ण मैं लिख दे रहा हूं, ई, ये वर्ण हो गया। और एक और लिख दे रहा है ई, उ, उ। ये 4 होते हैं, ठीक। ये 4 ऐसे होते हैं कि जिनको समवृत्त स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। असमवृत्त का शाब्दिक अर्थ होता है, चाहे समवृत्त का समझ लीजिए कि समवृत्त होता क्या है, मुख कम खुलता है, मुख कम से कम खुलता है। जैसे ई, मुख कम खुल रहा है ना, एक ही वर्ड पे जाए, ई कम खुल रहा है, उ कम खुल रहा है, उ कम खुल रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा भाई? ये किसके अंतर्गत आएगा? समवृत्त स्वर के अंतर्गत आएगा। समवृत्त स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। उन चारों स्वरों को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो, ठीक। ये पूछा जाता है, इसलिए ये चीज़ों को मैं जिक्र कर रहा हूँ। दूसरे की अब बात करते हैं, एग्जाम में जो पूछा जाता है। दूसरा अर्ध, मतलब आधा समवृत्त, आधा समवृत्त स्वर। इसमें क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि जो समवृत्त है ना, इससे मुख, इसमें तो कम से कम खुल जाता है, इससे थोड़ा सा अधिक मुख खुलता है। ये समवृत्त जो स्वर है इसमें थोड़ा सा अधिक, एक क्रम के अनुसार देखा जाए इसमें कम खुलता है, इससे ज्यादा किस में खुलेगा? अर्ध समवृत्त में। तो इससे कहा, लिख दिया जाए समवृत्त से अधिक मुख खुलता है। समवृत्त से अधिक मुख खुलता है। अब समवृत्त से अधिक मुख खुल रहा है तो वो वर्ण कौन कौन से है? समवृत्त से अधिक मुख खुल रहा है तो वो वर्ण कौन कौन से है? जो स्वरों के वर्ण हैं वो कौन कौन से है? जो अर्ध समवृत्त स्वर कहलाते हैं, चाहे अर्ध समवृत्त स्वर कहलाते हैं, वो कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए। वो स्वर हैं ए और ओ। ए और ओ जो हैं
ये अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है तो आप उत्तर देंगे ए और ओ, ओखल वाला ओ, एड़ी वाला ए। ठीक, ये अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। इसमें समृद्ध से थोड़ा सा अधिक मुंह खुलता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा अधिक। अब बात करते हैं विवृत, तीसरा विवृत। विवृत स्वर क्या होता है भाई? विवृत स्वर क्या होता है जल्दी बताइए। ये इसकी सबसे बड़ी चीज होती है, ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है कि इसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है, मतलब इससे ज्यादा किसी का मुंह खुलता ही नहीं है, इसी में सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। लिखा जाए जैसे सबसे अधिक मुख खुलता है, सबसे अधिक मुख खुलता है। भाई कौन सा ऐसा स्वर बोला जाएगा जिससे सबसे अधिक मुंह खुलेगा? ऐसा कौन सा स्वर होगा कि हम बोलेंगे वो और बहुत ज्यादा हमारा मुंह खुल रहा है? ऐसा कौन सा स्वर है जल्दी बताइए। उसको विवृत स्वर कहा जाएगा। जिसको बोलने में सबसे ज्यादा मुंह खुल रहा है उसको विवृत स्वर कहा जाएगा। बहुत ज्यादा मुंह खुल रहा है, विवृत स्वर कहा जा रहा है। वो स्वर कौन सा होगा भैया? आ से आम, आ से आम, आगत वर्ण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आ से आम मैंने लिखा है और यही एक ऐसा वर्ण है, यही एक ऐसा स्वर है जो बोलने में सबसे अधिक मुंह खुलता है। आ, बहुत देर तक बोल सकते हैं, आ, जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक बोल सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो ये विवृत स्वर जो कहलाता है ये सबसे अधिक मुंह खुलता है और ये आ कहलाता है। अब जब विवृत हो गया, जैसे समृद्ध था समृद्ध स्वर, तो उसके बाद क्या आया? अर्ध समृद्ध स्वर। अब विवृत है स्वर आया है तो इसका भी अर्ध विवृत स्वर आएगा, यानी अर्ध विवृत स्वर। इसमें क्या होता है भाई? आप थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से हमारा साथ देते तो और मजा आता। सबसे ज्यादा मुंह इसमें खुलता है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम खुलता है, यानी कह सकते हैं विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है। कम का मतलब समाप्त नहीं, बहुत नॉर्मली अंतर। एक तरह से अंतर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, एक तरह से इसमें और इसको बोलने में इसके बोलने में देखा जाए तो नॉर्मली अंतर होता है, और उसी नॉर्मली अंतर के अंतर्गत रख दिया गया तो अर्ध विवृत स्वर रख दिया गया। ठीक, अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? अब देख लीजिए, ऋषि को मैंने कहा है कि आप लोग छोड़ दीजिए। ऋषि के बाद देखिए कौन कौन से वर्ण बचे हैं, कौन कौन से वर्ण बचे हैं भाई देख लीजिए। ऋषि को छोड़ दिया आपने, यहाँ इतने सारे स्वरों को आपने लिख दिया, तो कौन कौन सा हो बचा है देख लीजिए। यहाँ देखिए अ कहीं दिखाई दे रहा है, अ कहीं दिखाई दे रहा है, अ कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको अ लिख लेते हैं, अ लिख लेते हैं। अब देखिए कौन सा छूटा हुआ है। अ के बाद बड़ी वाली एड़ी, ऐनक वाली, ऐनक वाली ये छूटा हुआ है। ओखल तो दिखाई दे रहा है, औ से औरत दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, यानी औ से औरत। और एक चीज और, जो आगत वर्ण होता है, जो आगत स्वर होता है वो भी छूटा हुआ है, यानी आगत भी, आगत ये देखिएगा एक आ लिखा हुआ है, ये विवृत स्वर के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन आगत वर्ण जो आ रहा है, आगत वर्ण वो अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आ रहा है, यानी विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है, बोलने में उतनी ऊर्जा लगती है। एक तरह से देखा जाता है तो कोई अंतर नहीं होता है बोलने में, लेकिन नॉर्मली अंतर होने के कारण एक हेडिंग और बढ़ती है, उसको अर्ध विवृत स्वर के नाम से दे दिया जाता है। और ये चारों वर्ण आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक अ दिखाई दे रहा होगा, एक ए दिखाई दे रहा होगा, एक औ दिखाई दे रहा है और एक आगत वर्ण दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये सारे चीजें इसके आधार पर थी, मुखाकृति के आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण किया गया था। कोई कंफ्यूजन? किसी को भी थोड़ा भी कोई कंफ्यूजन हो
तो एक बार कमेंट के माध्यम से जवाब दे दे भाई। किसी को भी कोई कमेंट दिक्कत हो रही हो तो एक बार सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर मैंने इसमें से कौन सा वर्ण छोड़ दिया है, सर मैंने इसका वर्ण या इसमें लिख दिया है या इसका वर्ण इसमें लिख दिया है। ऐसा अगर आपको लग रहा हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि सर आपने गलती तो किसी से भी हो जाती है, हमसे भी हो सकती है, शायद मैं पढ़ा हुआ थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया हूँ। अगर आप अच्छे से जानते हैं, ढंग से जानते हैं तो एक बार कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर इस वर्ण को इसमें नहीं इसमें हो सकता है। बिल्कुल हम आपके कमेंट को सकारात्मक रूप में लेंगे और इस चीज़ को आगे चाहेंगे कि आगे से उस तरह की गलती ना हो। तो बिल्कुल ये देख लीजिए एक बार, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ओके क्लियर है, ठीक ओके। अब बात करते हैं इसके अगले पड़ाव पे, अगला पड़ाव। अब कहते हैं कि ओष्ठ के आधार पर ओष्ठ के आधार पर, अभी तक तो था मुख के आधार पर चला, जीव के आधार पर चला, अब ओष्ठ आपके जो ओठ हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि जो स्वरों का वर्गीकरण हो रहा है, इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है। जो ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या भैया 2 है। अब यहां से तो क्लियर हो गया कि 2 ही होगा। कौन कौन सा है भाई, क, वृत्त मुखी, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होती है भाई, वृत्तमुखी क्या होता है, इसको कहा जाता है कि ओष्ठ, इसमें जो ओठ होते हैं ये थोड़े से गोला बना लेते हैं। ऐसे ओष्ठ हैं, यहां से ऐसा फोल्ड होता है, यहां से ऐसे फोल्ड होता है, तो ओठ जो होता है वो गोला का आकार बनाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे उठ जाता है। जैसे एक दोनिया होता है, ऐसे दोनिया को कर लेते हैं ना, तो ये गोला की तरह बनता है और इसमें गोलाकार बनता है। वृत्तमुखी मतलब गोलाकार ओष्ठ की आकृति बनती है, गोलाकार ओष्ठ की आकृति बनती है। वृत्तमुखी में होता क्या है, इसके बारे में, वृत्तमुखी के बारे में एक परिभाषा मैंने लिख दी है कि ये वृत्तमुखी के अंतर्गत गोलाकार ओष्ठ की आकृति बनती है, उसके अंतर्गत ये वर्ण आते हैं, जो स्वर आते हैं, उन स्वरों को बस बता दीजिए। जो स्वर जो होते हैं वो वृत्तमुखी के अंतर्गत यानी गोलाकार ओष्ठ की आकृति बना रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। उ, उ, उ और आओ। शायद एक बार देख लीजिए आप लोग, ये एक बार देख लीजिए। वृत्तमुखी जो ओष्ठ हो रहे हैं आपके, देखिए एक नाव की तरह शेप ले रहे हैं। टाइटैनिक वाली नाव नहीं भैया, जो एक सामान्य नाव जो पतवार के माध्यम से ऐसे पानी में चलाई जाती है, मैं उस नाव की बात कर रहा हूँ। तो वो वृत्तमुखी के अंतर्गत आता है। ये चारों स्वर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्वर बोलने पर ये जो मुख की जो ओष्ठ की आकृति होगी वो गोलाकार होगी, वो गोल ही बनती है, गोलाकार। जैसे उ, देखिए उ बोलेंगे ऐसे हो जा रहा है, उ दोनों उ बोलने में, ओ बोल रहे हैं, देखिए ओठ मेरे ऐसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप एक बार खुद बोल के देखिए, जैसे मैं सैद्धांतिक रूप से बता रहा हूं तो आप एक बार प्रयोग करके देखिए ना। शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, चाहे गलत बोल रहा हूं, शायद मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप एक बार तुरंत प्रैक्टिकल कर लीजिए ना, ये शब्द तुरंत बोल के देखिए कि क्या उस तरह की चीजें हो रही हैं जो मैं बता रहा हूं। गोलाकार ओष्ठ की तरह आकृति उनकी बन रही है, ऐसे यू के आकार में हो रहा है कि नहीं ओठ आपका, यू के आकार में। तो भाई बिल्कुल उ ओ आओ, ये यू के आकार की आकृति बन रही है, बिल्कुल बन रही है, इसको वृत्तमुखी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ख, आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी को किस और नाम से भी जानते हैं, किस और नाम से जानते हैं?
अर्धवृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी, इसकी परिभाषा क्या होगी? अर्धवृत्तमुखी चाहे आवृत्तमुखी, ये क्या होगी? इसमें कहा जाता है ओष्ठ होते हैं, ओष्ठ वो गोलाकार नहीं होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं। ये ठीक अपोजिट वृत्तमुखी का है, ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा इसका है वृत्तमुखी का। इसमें ठीक ओठ क्या कर रहे थे? यू का साइज ले रहे थे, यू का आकार ले रहे थे। इसमें क्या होगा? आवृत्तमुखी में ये ओष्ठ हैं, ये गोलाकार नहीं बनेंगे, यू की आकृति नहीं लेंगे, एक सामान्य रूप से बोले जाएंगे। अब देख लीजिए कौन कौन से, देखिए अगर आपको ये पता है तो देख लीजिए, मैंने कहा कि इसमें ऋषि को बस छोड़ दीजिए। अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसमें ऋषि को छोड़ दीजिए। अगर ऋषि को छोड़ देते हैं तो बस हमको 10 में से बस काउंट करना है। तो 4 दिख रहे हैं, 6 और चाहिए। 4 मुझे यहाँ दिख रहे हैं और 6 चाहिए मुझे, 6 चाहिए। 6 देखिए इसमें से क्या क्या है? अ नहीं दिख रहा है, आ नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रही है, ई नहीं दिख रही है, ए नहीं दिख रहा है और ये ए नहीं दिख रहा है। यानी आवृत्तमुखी के अंतर्गत या ये जहां पे हैं ये 6 दिखाई दे रहे हैं। अगर 6 याद है तो 4 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, अगर 4 याद है तो 6 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। यानी इन दोनों में से जो मिसिंग चल रहा है, जो आपको मिसिंग दिख रहा है, जो आपको मिसिंग दिख रहा है वो आवृत्तमुखी के अंतर्गत आ जाएगा, अर्धवृत्तमुखी के अंतर्गत आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो ये आज की क्लास स्वर के अंतर्गत थी, वर्णभेद के अंतर्गत। स्वरों के आधार पर मैंने बताया कि जीभ के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर क्लासों का आपका वर्गीकरण किया गया है। किस किस तरह से, यहाँ तक तो था स्वरों के बारे में किस किस तरह से अभी तक क्लास चली। अब हम अगली कक्षा से जब बात करेंगे तो व्यंजन की बात करेंगे कि व्यंजनों का जो भी इस तरह से विभाजन किया गया है तो किस तरह से व्यंजनों का विभाजित किया गया था। हमने पहले कक्षा में इस तरह से लेके आ रहा हूँ कि ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ कि आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, कुछ भी नहीं जान रहे हैं, और आज से आप सारी चीज़ें जानेंगे जो अभी तक किसी ने पढ़ाई नहीं होगी, समझाई नहीं होगी, बताई नहीं होंगी। आप A to Z चैनल के माध्यम से हर एक वो चीज़ जानेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारे विद्यार्थियों की नीड क्या है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे विद्यालयों की सफलता कैसे मिलेगी। विद्यार्थी की सफलता ही हमारी पहचान है। अगर आप सफल होते हैं तो हमारी पहचान आपसे है, अगर आप असफल होते हैं तो भी पहचान आप हमारी है कि हमारी वजह से असफल हुए। लेकिन अगर आप निरंतर हमारी कक्षा के साथ बने रह रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको हिंदी में 30 में 30 जो भी आल प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जितने भी मार्क की होती होंगी, उसमें से फुल का फुल मार्क करने वाले हैं व्याकरण में, फुल के फुल मार्क व्याकरण में करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हूं और मैं दावा करता हूं कि आपको मैं फेल होने नहीं दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ समय समय से, ये नहीं कि 2 दिन क्लास किया तीसरे दिन गायब, 4 दिन क्लास, तब इस तरह से तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन नियमित अगर मेरी कक्षा के साथ बने रह रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूं। तो आई होप ये क्लास अभी तक आप लोगों को समझ में आई होगी। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार और कहना है, रोज एक ही बात कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, क्लास जैसे ही ख़त्म हो रही है, जो लोग भी लेट से जुड़े हों वो रिपीट वीडियो करके देख लें और क्लास को जरूर 2-4 लोगों को, 10 लोगों को जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। धन्यवाद।